नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बीजेपी का धुआंधार प्रचार जारी। अमित शाह, जेपी नड्डा समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने की चुनावी प्रचार। तेलंगाना से अमित शाह ने कहा, यह चुनाव राहुल गांधी की चाइनीज गारंटी वर्सेस मोदी की भारतीय गारंटी के बीच। ईडी की नई चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल होंगे शराब घोटाले के सरगना। ईडी कल दाखिल करेगी चार्जशीट, तो वहीं ईडी का सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट। केजरीवाल की जमानत का किया विरोध। भारत में तेजी से घट रही हिंदुओं की आबादी, मुसलमानों की जनसंख्या में इजाफा, सामने आई रिपोर्ट पर मचा घमासान। चुनाव के बीच कांग्रेस में खलबली। सैम पित्रोदा ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस से दिया इस्तीफा, तो इंडिया गठबंधन के नेताओं ने वोट प्रतिशत में बदलाव को बनाया मुद्दा। चुनाव आयोग में की शिकायत। हरियाणा में सियासी उठापटक तेज। दुष्यंत के बयान के बाद कांग्रेस हुई एक्टिव। राज्यपाल से मिलने का मांगा समय। बीजेपी बोली, सरकार को कोई खतरा नहीं। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात लोकसभा चुनाव से जुड़ी। 3 चरणों की वोटिंग के बाद तो चुनाव काफी गर्म हो गया है। सभी नेता अगले बचे हुए 4 फेज के इलेक्शन के लिए जमकर प्रचार कर रहे हैं। रैलियों से लेकर रोड शो के जरिए जनता को लुभाने का प्रयास जारी है। पीएम मोदी और राहुल गांधी की तुलना करें तो पीएम राहुल के मुकाबले 2 गुनी जनसभाएं कर चुके हैं। पीएम मोदी की रैलियों का आंकड़ा तीसरे फेज तक 43 हो गया है, तो वहीं बीजेपी के तमाम बड़े नेता घूम घूम कर प्रचार में जुटे हुए हैं। आज अमित शाह तेलंगाना से गरजे, तो वहीं जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश से हुंकार भरी। अमित शाह ने कांग्रेस पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा, 2024 का चुनाव राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी जी का चुनाव है। ये चुनाव वोट फॉर जिहाद वर्सेस वोट फॉर विकास का चुनाव है। ये चुनाव अपने परिवार के कल्याण वर्सेस देश की जनता के कल्याण का चुनाव है। ये चुनाव राहुल गांधी की चाइनीज गारंटी के खिलाफ मोदी जी की भारतीय गारंटी का चुनाव है। बीजेपी की तरफ से तमाम बयान दिए जा रहे हैं, धुआंधार प्रचार जारी है, पर कांग्रेस पार्टी क्यों सुस्त पड़ी है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी को ये लग चुका है कि अब ये चुनाव हम जीतने वाले नहीं हैं। 3 चरण का चुनाव हो चुका है और उसमें लगभग 200 सीटें पार भारतीय जनता पार्टी जा चुकी है। ये इन लोगों के इंटरनल सर्वे से भी पता चलता है। ये कांग्रेस या इंडी अलायंस के दूसरे पार्टनर, ये सब अपने अपने स्टेट में जो पार्टी के नेताओं, पोलिंग बूथ के अधिकारियों, यानी कि जो इनके अधिकारी हैं, यानी एजेंट जो पोलिंग बूथ पर इनको फीडबैक देते हैं, इन सब से इन लोगों ने राय मशवरा किया और उसके बाद इनको भी महसूस होने लगा है कि 3 चरण के चुनाव में ही जब भारतीय जनता पार्टी 200 सीटें पार कर रही है, तो उसके बाद हमारे पास बचा क्या है? क्यों अपनी एनर्जी खराब करें? और जिस तरीके से आक्रामक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, साथ ही अमित शाह, नड्डा जैसे स्टार कैंपेनर हैं, उसमें ऐसे घिर गया है पूरा विपक्ष कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी के उठाए गए मुद्दों का जवाब देने में ही ऐसे व्यस्त हो गया कि अपने लिए वो लोगों के सामने अट्रैक्ट करने का क्या आधार हो, ये दिखाना ही मुश्किल हो चुका है इन लोगों के लिए। इसलिए अब सुस्त होना ही है। अब इन लोगों के पास कोई चारा नहीं है कि चुनाव में जाकर अपनी एनर्जी वेस्ट करें। तभी तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी वीडियो संदेश देते हैं, वो जाकर जनता के बीच जवाब नहीं दे पाते हैं। जी, अब बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बढ़ती मुसीबतों की। कल का दिन अरविंद केजरीवाल के लिए राहत से ज्यादा मुसीबत देने वाला होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट से कल अंतरिम जमानत मिलती है या नहीं, ये तो देखना दिलचस्प होगा, पर खबर है कि ईडी कल ही चार्जशीट दाखिल करने जा रही है और ये पहली बार होगा जब केजरीवाल का नाम चार्जशीट पर दाखिल होगा। ईडी अपनी चार्जशीट में केजरीवाल का नाम मुख्य साजिशकर्ता और किंगपिन के तौर पर दर्ज करने जा रही है। ईडी का दावा है कि उसने अरविंद केजरीवाल से जुड़े मनी ट्रेल का पता लगा लिया है, तो ये केजरीवाल के लिए बड़ी मुसीबत है। साथ ही एक लेटेस्ट अपडेट ये है कि ईडी ने अंतरिम जमानत याचिका पर अपना विरोध दर्ज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा आज दायर किया है। ईडी ने अपने हलफनामा में अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए कहा कि ये एक मिसाल कायम
कायम करेगा जो सभी बेईमान राजनेताओं को अपराध करने, चुनाव की आड़ में जांच से बचने की अनुमति देगा। कल का दिन केजरीवाल के लिए कितना ज्यादा खास और टेंशन देने वाला होने वाला है? देखिए, केजरीवाल तो आज से ही टेंशन में है, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को मोड़ने की कोशिश की, अपराध की गंभीरता के बदले सुप्रीम कोर्ट के जजों ने अपराधी के कामों को तवज्जो देने की सोची कि अपराधी क्या काम करता है, उस काम के गंभीरता के आधार पर इन्हें जेल से बाहर भेजा जा सकता है या नहीं। अब ईडी की टीम लगी हुई थी कि इसका तोड़ कैसे निकाला जाए। सुप्रीम कोर्ट के जज भी अब यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जिस दिन यहां अंतरिम जमानत की बात हो रही है, उसी दिन चार्जशीट दायर हो रहा है, और चार्जशीट दायर होने का मतलब है कि चार्जशीट के बाद ट्रायल की शुरुआत होगी। जो सुप्रीम कोर्ट के जज बार बार कह रहे हैं कि यह प्रोसेस तो लंबा चलेगा, इसलिए अभी अंतरिम जमानत दे देनी चाहिए चुनाव के नाम पर। लेकिन अब ईडी ने दो तरफा कार्रवाई की है। एक तो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दायर करके यह बताने की कोशिश की है कि हमने अपना कंक्लूजन तो आपको सुना दिया सुनवाई के दौरान, लेकिन आपने उसके बाद फैसले के लिए एक समय मांगा है, लेकिन फैसला से पहले हम ये बता देना चाहते हैं कि आप अगर अंतरिम जमानत देते हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में काला अध्याय बन जाएगा। और इसी के बीच जो चार्जशीट दायर करने की प्रक्रिया शुरू हुई, इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में इस बात पर चर्चा होगी कि जब चार्जशीट दायर किया जा चुका है, जब वहां पर सारे आरोप जो लगे हुए हैं उसके ये आरोप सबूतों के साथ पेश कर दिए गए हैं और इस पर आगे ट्रायल शुरू होगा, मुकदमे की पैरवी शुरू होगी। अब जो केजरीवाल के वकील हैं उन सबूतों के खिलाफ अपने सबूत पेश करें, यानी कि क्रॉस क्वेश्चनिंग करें। अभी जमानत का प्रावधान नहीं होना चाहिए। ये अब सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाली दोनों खबरें हैं। जी, अब बात करते हैं आबादी वाली रिपोर्ट पर मचे सियासी बवाल की। लोकसभा चुनाव के बीच में प्रधानमंत्री को सलाह देने वाली आर्थिक सलाह परिषद की एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जिसके आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 1950 के बाद से हिंदुओं की आबादी में करीब 8% कमी आई है। दूसरी तरफ मुसलमानों की आबादी का ग्राफ 43% की तेजी से बढ़ा है, तो वहीं ईसाई समुदाय की देश में आबादी 2.24% थी, जो 2015 में बढ़कर 2.36% हो गई। 1950 में सिख समुदाय के लोगों की संख्या देश में 1.24% थी, जिसमें इजाफा देखने को मिला और 2015 तक वो 1.85% हो गए। साथ ही इस दौरान बौद्ध धर्म के अनुयायियों की भी संख्या बढ़ी है। अब आंकड़े सामने आए हैं तो इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी का आरोप है कि ये सब मुस्लिम तुष्टीकरण वाली नीतियों का नतीजा है। वहीं कांग्रेस कह रही है कि बेरोजगारी, किसान, महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर भी बात होनी चाहिए। भारत में मुसलमान खतरे में, ये प्रोपेगेंडा चलते आया है, लेकिन मुसलमान खतरे में है तो जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? क्योंकि जनसंख्या बढ़ाने की इनकी एक पॉलिसी है। ये जो सैकड़ों सालों से हर देशों में ये मानकर चलते हैं कि उसे इस्लामिक मुल्क बनाना है। अब इस्लामिक मुल्क बनाने के लिए मध्यकाल तक क्या चलता रहा? मध्यकाल तक तलवार के जोर पर ये लोग सत्ता पाते रहे। जब भारत में इस्लामिक आक्रमण हुआ तो यहां पर सत्ताच्युत किए गए दूसरे लोग और इस्लामिक शासक हुए। उस समय तलवार से इन लोगों को, जो हिंदू थे, उसको मुसलमान बनाया गया, जोर जबरदस्ती की गई। लेकिन जब व्यवस्थाएं बदली, व्यवस्थाएं बदलने का मतलब है आधुनिकीकरण आया, लोकतंत्र आया, तो ऐसे में सत्ता तक पहुंचने की कुर्सी जो तरीके होते हैं, वो तरीका तो वोट का अधिकार है। वोट हिंदुस्तान जैसे मुल्क में यह किया गया कि जो 18 साल से ऊपर है वो वोट दे सकता है, यानी कि उसका कोई क्वालिफिकेशन नहीं होगा। अब डेमोक्रेसी और डेमोग्राफी, इन दोनों के जो सामंजस्य थे, उस सामंजस्य को बिगाड़ने की कोशिश तभी की जा सकती है जबकि आप अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हो। क्योंकि पाकिस्तान बना, पाकिस्तान से फिर बांग्लादेश बन गया, लेकिन हिंदुस्तान का जो हिस्सा पाकिस्तान बांग्लादेश में गया उसमें ज्यादातर मुसलमान थे।
5-7%, 10% जो हिंदू थे उसे वहां से भगा दिया गया। अब हिंदुस्तान में इन लोगों की जनसंख्या कम थी, सत्ता तक पहुंच कैसे होगी? इसीलिए इन लोगों ने प्रचार किया। प्रचार तंत्र इसका जो लगा है वो है जनसंख्या बढ़ाओ और फिर डेमोक्रेसी में सत्ता तक अपनी पकड़ मजबूत करो। उसी का आधार है कि सारे अल्पसंख्यक समुदाय, यहां तक कि हिंदू बहुसंख्यक समुदाय की जनसंख्या घट रही है, क्योंकि वो विकास की तरफ देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि हम सत्ता कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वो देखते हैं कि हमारे परिवार का विकास होगा तो उसी के आधार पर देश का विकास होगा। ये पिछड़े रह सकते हैं, ये छोटे मोटे काम कर सकते हैं, लेकिन ये सांसद विधायक बनाने की क्षमता रखना है तो फिर जनसंख्या बढ़ाना पड़ेगा। ये पॉलिसी जो गजवाए हिंद के नए संस्करण के है, उसी का आधार है कि आज देखिए 43% मुस्लिम जनसंख्या बढ़ती है पिछले 70-75 सालों में, और हिंदू की जनसंख्या घट जाती है। इस पूरे कॉन्स्पिरेसी को अगर हिंदू नहीं समझा तो फिर आगे ऐसे ही बढ़ते हुए अगले 50-100 सालों में हम अपने आगे की पीढ़ियों को जवाब देने के लायक नहीं रहेंगे कि पाकिस्तान बना था इस्लाम के नाम पर, हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र था, लेकिन यह भी इस्लामिक राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, जनसंख्या के रिपोर्ट से बवाल मचा हुआ है तो वहीं कांग्रेस पार्टी में भी खलबली मची हुई है। विवादों में घिरने के बाद इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से सैम पित्रोदा ने इस्तीफा दे ही दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया है, तो वहीं रॉबर्ट वाड्रा ने उनके बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। रॉबर्ट वाड्रा ने सैम के बयान को बकवास बताया है। साथ ही विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेता लोकसभा चुनाव में हर चरण के बाद पूर्ण मतदान प्रतिशत के आंकड़े तत्काल जारी करने की मांग को लेकर चुनाव आयोग से मुलाकात करने पहुंचे। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी समेत विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग को अलग अलग पत्र लिखकर पहले 2 चरणों में मतदान के आंकड़ों को जारी करने में देरी पर चिंता जताई है। क्या कुछ चल रहा है कांग्रेस पार्टी और विपक्षी खेमे? देखिए, ये तो विपक्ष की बौखलाहट है, क्योंकि जो चुनाव हुए, 3 चरणों के चुनाव हुए, आंकड़े जारी करने में देर और जल्दीबाजी करना यह चुनाव आयोग के टेक्निकल प्रॉब्लम है। हो सकता है किसी चरण में आंकड़े आने में देरी होगी, उससे ईवीएम का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये विपक्षी गठबंधन के नेता जो हैं, वो पार्टियां ये कोशिश कर रही है कि हार रहे हैं तो अपने आप को ये बचाने का तरीका होना चाहिए कि हमारे कारण नहीं बल्कि चुनाव आयोग ने हमें हरा दिया। अगर खुद के मजबूरी को नहीं बताएंगे, अपने आप को ऊपर नहीं रखेंगे, तो इसका मतलब यह होता है कि ममता बनर्जी कमजोर दिखाई पड़ेंगी। आगे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में उनकी और बड़ी हार होगी। तो ये लोग इसी लेवल पर गिर गए हैं कि अब हार का ठीकरा किसके ऊपर फोड़ा जाए, ये 3 चरण के बाद ही इन्हें समझने में आने लगा। दूसरी तरफ जो कांग्रेस की बौखलाहट है, अगर सैम पित्रोदा की बात करते हैं तो सैम पित्रोदा ने जो बात कही, क्या सोनिया गांधी की प्रतिक्रिया उस पर आई? क्या प्रियंका वाड्रा ने कुछ बोला? क्या राहुल गांधी ने कुछ बोला? जयराम रमेश जैसे नेता एक स्टेटमेंट दे देते हैं कि ये उनकी व्यक्तिगत विचार है, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा क्यों सामने आ गए? इसका मतलब है कि ये जीजा साले के बीच संबंध अच्छा चल नहीं रहा। रॉबर्ट वाड्रा अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम राहुल गांधी की टीम, राहुल गांधी के गुरु, राहुल गांधी के फिलॉसफर और राहुल गांधी के विचारधाराओं के साथ नहीं है। कांग्रेस को राहुल गांधी से मुक्त होना चाहिए। अब वाड्रा परिवार का नेहरू गांधी खानदान पर कब्जा होना चाहिए। ये उनके घर के झगड़े को दिखाता है। जी, आज की आखिरी खबर में बात हरियाणा की राजनीति से जुड़ी। हरियाणा में कांग्रेस ने नायब सिंह सैनी की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार को गिराने की कोशिश तेज कर दी है। राज्य में 3 निर्दलीय विधायकों के सैनी सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद जेजेपी के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को गिराने के लिए हम मदद देने को तैयार है, मगर इसके लिए कांग्रेस को आगे आना होगा। दुष्यंत चौटाला के इस बयान के बाद कांग्रेस ने भी बड़ा कदम उठाया। हरियाणा
हरियाणा में सियासी उठापटक के बीच में कांग्रेस विधायक दल के उप नेता आफ्ताब अहमद ने राज्यपाल से मिलने का वक्त मांग लिया है। इस मुलाकात के दौरान कांग्रेस की ओर से सैनी सरकार को फ्लोर टेस्ट कराने का निर्देश देने की मांग की जाएगी। हालांकि दूसरी ओर बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है कि राज्य सरकार पर कोई संकट नहीं है, क्योंकि सरकार को अभी भी बहुमत हासिल है। क्या वाकई में बीजेपी की सरकार अल्पमत में आ गई है? देखिए, जिस तरीके से हरियाणा में पूरा स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, ये निर्दलीय विधायक इधर से उधर होते रहते हैं, लेकिन अभी जहां तक अल्पमत और बहुमत की बात है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार डायरेक्टली तो अल्पमत में है, लेकिन इनडायरेक्टली जब फ्लोर टेस्ट की बात आएगी तो भाजपा की सरकार बहुमत ले आएगी, ऐसी संभावना है। क्योंकि कांग्रेस को खुद विश्वास नहीं है अपने विधायकों के ऊपर। दुष्यंत चौटाला अपने विधायकों को, सारे विधायकों को लेकर, 10 विधायक हैं उनके पास, सबको लेकर गवर्नर के पास नहीं जा सकते, क्योंकि 3 विधायकों ने उनसे पहले ही विद्रोह कर दिया जब खट्टर ने रिजाइन दिया था, और उसके बाद जब इनके लोकसभा के लिए जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी के बीच गठबंधन टूटा था, तो इनकी पार्टी के कई विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के लिए तैयार हैं, और भाजपा के नेताओं का दावा है 5 विधायक तो कांग्रेस, जेजेपी और निर्दलीय ये सब हमारे साथ खड़े हैं। तो इसलिए अभी 2 विधायकों की कमी है, लेकिन ये कमी सिर्फ दिखाने के लिए है, फ्लोर टेस्ट के लिए नहीं। अभी भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार है, और आगे जैसे ही लोकसभा चुनाव का परिणाम आएगा इस प्रोसेस के बीच, उसके बाद से विधानसभा चुनाव की तैयारी होगी। अक्टूबर में वहां विधानसभा चुनाव होना है, और विधानसभा चुनाव के लिए दुष्यंत चौटाला को भाजपा की मदद की जरूरत है, कांग्रेस की नहीं। तो जैसे ही चुनाव खत्म हो गए, दुष्यंत चौटाला फिर से भाजपा के साथ आने की कोशिश करेंगे। हरियाणा में सरकार सुरक्षित है, और वहां पर अगले साल भी जब चुनाव होंगे तो अगली बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।